दे दी है। चैप्टर 137 की शुरुआत होती है जहाँ मुजान मास्टर के यहाँ आता है। मास्टर की हालत बहुत खराब थी। वो अपनी पत्नी अमाने से पूछते हैं कि ये माइकल जैक्सन कैसा दिखता है। इसके बाद अमाने मुजान का चित्रण करती है कि वो कैसा दिखता है। मास्टर मुजान से कहते हैं मुझे पता था तुम मुझे मारने जरूर आओगे, जिस पर मुजान कहता है मैं काफी निराश हूँ तुम्हें ऐसे देखकर, तुम तो एक लाश की तरह बन चुके हो। मास्टर खुद को संभाल कर बैठ जाते हैं और मुजान को बताते हैं कि 6 महीने पहले उनके डॉक्टर ने कहा था कि वो कुछ ही दिन में मर जाएंगे, पर अभी तक मास्टर जिंदा हैं। वो कहते हैं मैं अभी तक इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जलाकर मारूंगा। मुजान कहता है और आज वो सपना टूट जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हमें मास्टर और मुजान के रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है। मुजान और मास्टर एक ही ब्लड लाइन के हैं। मुजान के डीमन बनने के बाद पूरी ब्लड लाइन पर श्राप आ जाता है। जो भी बच्चा पैदा होता वो काफी कमजोर होता था और जल्द ही मर जाता था। इनका क्लेन खत्म होने की कगार पर था, पर तभी एक प्रीस्ट इन्हें एक सलाह देता है। उस प्रीस्ट ने कहा था कि इस ब्लड लाइन में से एक डीमन का जन्म हुआ है, उस डीमन को मारने के बाद ही ये श्राप हटेगा। उस प्रीस्ट ने मास्टर के क्लेन के आदमियों की शादी अपने परिवार की लड़कियों से करा दी थी, जिससे बच्चे जल्दी तो नहीं मरते थे पर वो 30 साल से पहले ही मर जाते थे। मुजान इन बातों को फालतू समझता है। वो कहता है इन घटनाओं का मुझसे कोई संबंध नहीं है। वो कहता है मैंने हजारों लोगों को मारा है और आज तक मुझे इसके लिए कोई सजा नहीं मिली, ना मैंने आज तक बुद्धा और गॉड को देखा है। मास्टर मुजान से पूछते हैं कि उसका सपना क्या है। ये सुनकर मुजान चुप हो जाता है। उसे बड़ी ही अजीब फीलिंग महसूस होती है क्योंकि जिस क्लेन को वो सालों से ढूंढ रहा था उसका लीडर उसके सामने था, फिर भी मुजान को उसके प्रति गुस्सा नहीं आ रहा था। मुजान अपने आसपास देखता है जहाँ उसे काफी हैरानी होती है। उसे आसपास की चीजें जानी पहचानी सी लगती हैं। वो ये सोचकर परेशान हो जाता है कि मेंशन में सिर्फ कगाया, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे हैं। गार्ड्स कहाँ हैं? मुजान इन सब बातों को समझने की कोशिश करता है। तभी मास्टर उसका ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं तुम्हारा सपना अनंत काल तक जीना है, क्यों मुजान? जिस पर मुजान कहता है हाँ, और मैं वो सपना नेज़ुको को अपने अंदर इमर्ज करके पूरा करूंगा। मास्टर कहते हैं तुम नेज़ुको को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ये सुनकर मुजान समझ जाता है कि नेज़ुको को काफी सिक्योर जगह पर छिपाया गया होगा। वो कहता है मेरे पास काफी टाइम है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मास्टर कहते हैं मैं जानता हूँ अनंत काल क्या होता है। वो मुजान से कहते हैं अनंत काल मानव भावनाएं होती हैं जो उसके मरने के बाद भी रहती हैं। हजारों सालों से तुमने जितने भी लोगों को मारा है उनके चाहने वालों ने तुम्हें कभी माफ नहीं किया है। वो कहते हैं मुजान तुमने खुद आकर बाघ की पूंछ पर पैर रखा है और एक खूंखार ड्रैगन को भी इनवाइट किया है। वो सभी डीमन स्लेयर जाग चुके हैं जिनकी नजर तुम पे है, वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। मास्टर कहते हैं मुझे मारने से डीमन स्लेयर कॉप को कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं खुद इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मुजान पूछता है क्या तुम्हारे मरने से सारे डीमंस मर जाएंगे? जिस पर मास्टर कहता है अगर ये बात तुम्हारा ध्यान खींच रही है तो हाँ। ये सुनकर मुजान को गुस्सा आ जाता है और वो मास्टर के पास आकर उन्हें मारने वाला था। तभी मास्टर कहते हैं मुझे एक और बात कहनी थी। वो कहते हैं मैंने अभी कहा था कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, पर मेरी मृत्यु या बलिदान वैसे ही फालतू नहीं जाएगा। सभी कॉप्स और हशीरा मेरे प्रिय हैं। मेरे मरते ही उनका संकल्प क्रोध तुम्हारे प्रति और बढ़ जाएगा। मुजान कहता है क्या अब तुम्हारा बोलना खत्म हो गया? जिस पर मास्टर मुजान को थैंक यू कहते हैं। यहाँ कासुगाई क्रोस सभी हशीरास को ये सूचना दे देते हैं कि मास्टर के मेंशन पर हमला हुआ है। वो सभी मास्टर के मेंशन की ओर जाने लगते हैं। अब चैप्टर 138 की शुरुआत होती है जहाँ में उसी दिन की हशीरा मीटिंग को दिखाया जाता है जब इन्हें डीमन स्लेयर मार्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। यहाँ पर सानेमी कहता है मास्टर को कम से कम 2 हशीरा को तो सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। जिस पर ग्योमी बताता है कि वो 19 साल की उम्र में ही हशीरा बन गया था और तब से वो उन्हें सुरक्षा के लिए हशीरास को रखने के लिए कहता है, पर मास्टर इस बात के लिए हमेशा मना कर देते थे। यहाँ प्रेजेंट में सानेमी बस मेंशन के पास पहुँचने वाला था तभी मेंशन के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो पूरे मेंशन को उड़ा देता है। ये देखकर सभी हशीरास सुन्न पड़ जाते हैं। तांजीरो को बहुत ज्यादा ब्लड और फ्लैश की स्मेल आती है। यहाँ उस ब्लास्ट की वजह से मुजान की बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। मुजान भी समझ जाता है कि मास्टर कोई आम इंसान नहीं था। उन्होंने मुजान को पकड़ने के लिए खुद को, अपनी पत्नी को और बच्चों को कुर्बान कर दिया था। उस एक्सप्लोजन में छोटे छोटे स्पाइक भी थे जिसकी वजह से मुजान की रीजनरेशन पावर स्लो हो जाती है। मुजान को भी महसूस हो जाता है कि हशीरास उसकी तरफ ही आ रहे हैं। वो खुद को जल्दी से जल्दी रीजनरेट करने की कोशिश करता है। तभी उसकी तरफ कोई डीमन अपना ब्लड डीमन आर्ट स्पीड्स ऑफ फ्लैश यूज करता है जिससे मुजान के अंदर बहुत सारे स्पाइक्स पेनिट्रेट हो जाते हैं। मुजान को समझ नहीं आता कि ये किस डीमन का ब्लड डीमन आर्ट है। इन स्पाइक्स में कांटे लगे होते हैं जिनकी वजह से मुजान मूव नहीं कर पा रहा था, पर ये स्पाइक्स ज्यादा नहीं थे इसलिए मुजान इन्हें धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी यहाँ एकदम से तमायो आ जाती है जो मुजान के अंदर अपना एक हाथ घुसा देती है। मुजान तमायो को यहाँ देखकर शॉक हो जाता है कि ये औरत यहाँ कैसे आई। तमायो बताती है कि ये ब्लड डीमन आर्ट उसी बंदे का है जिसे मुजान ने असाकुसा में डीमन बदला
निकला था। तमायो यूशिरो के टैग का इस्तेमाल करके इनविजिबल हो गई और मुजान के पास आकर उसके अंदर अपना हाथ पेनिट्रेट कर दिया। उसके हाथ में डीमंस को ह्यूमन में बदलने की दवाई थी। मुजान भी तमायो के हाथ को एब्जॉर्ब कर चुका था। मुजान अपने एक हाथ से तमायो के सिर को पकड़ लेता है। फिर हमें तमायो के पास्ट के बारे में कुछ जानकारी बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि तमायो डीमन इसलिए बनी थी क्योंकि वो बीमारी से मरने वाली थी, पर वो अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना चाहती थी, इसलिए वो डीमन बन जाती है और डीमन बनने के बाद वो खुद ही अपने हस्बैंड और बच्चे को मार देती है। मुजान तमायो से कहता है तुमने कई लोगों को मारा है, लोगों को मारना तुम्हें पसंद है, जिस पर तमायो कहती है हाँ मैंने कई लोगों को अपनी हताशा में मारा है और आज मैं अपने पापों का पश्चाताप करूंगी तुम्हारे साथ मर के। तभी पीछे से स्टोन हशीरा ग्योमी आता है जो मुजान के सिर को एक ही शॉट में उड़ा देता है। अब चैप्टर 139 की शुरुआत होती है जहाँ में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मास्टर 14 साल के थे और ग्योमी 18 के थे। मास्टर ग्योमी को मरने से बचा लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने किसी को नहीं मारा, बल्कि तुम तो उस बच्ची के लिए लड़े थे। ग्योमी मास्टर की ये बातें सुनकर रोने लगता है और तब से ही ग्योमी मास्टर का खास आदमी बन जाता है। मास्टर के जो भी कठिन फैसले होते थे वो सबसे पहले उसे ग्योमी को बताते थे। फिर हमें पता चलता है कि ग्योमी को मास्टर ने पहले ही अपने प्लान के बारे में बता दिया था। मास्टर के पास फ्यूचर देखने की ताकत थी, उसका इस्तेमाल करके वो ग्योमी को बता देते हैं कि 5 दिन बाद यहाँ पर मुजान आएगा। वो कहते हैं मेरा इस्तेमाल करके तुम सबकी मदद से उसे मार देना। मास्टर ये बात सिर्फ ग्योमी को इसलिए बता रहे थे क्योंकि बाकी हशीरास ऐसा नहीं करेंगे, वो मास्टर को दाव पर नहीं लगाएंगे क्योंकि उनकी उम्र ये बात समझने के लिए छोटी है। ग्योमी भी मास्टर की बात मान लेता है। लास्ट में मास्टर ग्योमी से कहते हैं कि अब मेरे एक भी बच्चे को मरने नहीं देना। यहाँ ये हशीरास की बात कर रहे थे। यहाँ प्रेजेंट में मुजान अपनी गर्दन को रीजनरेट कर लेता है, पर इसे देखकर ग्योमी शॉक नहीं होता क्योंकि मास्टर ने उसे ये बात पहले ही बता दी थी कि मुजान की गर्दन को काटने से वो नहीं मरेगा, उसे सिर्फ सूरज की रोशनी में ही मारा जा सकता है। पर ग्योमी मुजान की रीजनरेशन पावर को देखकर शॉक हो जाता है। वो खुद को साउंड की स्पीड से भी जल्दी रीजनरेट कर रहा था। ग्योमी ने आज तक ऐसी रीजनरेशन पावर नहीं देखी थी। अब ग्योमी का प्लान ये था कि वो और सभी हशीरास मुजान को सुबह तक यहाँ रोके रखेंगे, जिससे उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी और वो मर जाएगा। फिर मुजान अपना ब्लड डीमन आर्ट ब्लैक ब्लड ब्रैम्बल्स यूज करता है, जिससे वहाँ लोहे की बहुत सारी तारें आ जाती हैं। ग्योमी मुजान के अटैक को रोकने के लिए स्टोन ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म स्टोन स्किन का यूज करता है और मुजान के अटैक को रोक देता है। तब तक यहाँ सभी हशीराज आ जाते हैं जो मास्टर के बारे में पूछते हैं। ग्योमी उन सबको बता देता है कि यही मुजान किबुत्सुजी है, इसके सर को काटने पर भी ये नहीं मरेगा। सब हशीराज मुजान को देखकर जम से जाते हैं क्योंकि उन्होंने डीमंस के किंग मुजान को पहली बार देखा था। पर तांजीरो तो सीधा गुस्से में मुजान को आवाज लगाता है। फिर सब हशीराज अपनी अपनी ब्रीथिंग फॉर्म से मुजान पर अटैक करने जाते हैं, पर तभी यहाँ इन्फिनिटी कासल आने लगता है, जिससे सब हशीराज और तांजीरो उसके अंदर गिरने लगते हैं। मुजान क्रीपी वे में कहता है कि वो आज सारे डीमन स्लेयर को मार देगा। तांजीरो गिरते हुए मुजान को धमकी देता है कि आज वो उसे बच के नहीं जाने देगा और आज ही वो उसे मारेगा। अब चैप्टर 140 की शुरुआत होती है जब तांजीरो इन्फिनिटी कासल के अंदर था। वो बहुत ऊंचाई से गिरने वाला था, तभी गियू आकर उसे बचा लेता है। तभी तांजीरो के पीछे एक डीमन आ जाता है, जिससे वो वाटर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म सरफेस स्लाइस से मार देता है। तभी यहाँ और डीमंस आने लगते हैं, जिन्हें तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की 6th फॉर्म ट्विस्टिंग व्हिरलपूल और गियू वाटर ब्रीथिंग की 3rd फॉर्म डांस ऑफ द फास्ट मूविंग करंट से मार देता है। फिर दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इधर ओबनाई और मित्सुरी साथ में होते हैं। ओबनाई वहाँ ब्रीथ ऑफ स्नेक की 5th फॉर्म सरपेंटाइन कॉइल से सभी डीमंस को मार देता है, जिसे देखकर मित्सुरी खुश हो जाती है। और फिर ओबनाई मित्सुरी से पूछता है क्या वो ठीक है, जिस पर वो और खुश होने लगती है। यहाँ ग्योमी और तोकितो साथ में होते हैं। वो दोनों डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। ग्योमी नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी छोटे डीमंस हैं उनकी पावर लोअर मून जितनी है। तोकितो ग्योमी से मास्टर के बारे में पूछता है, जिस पर ग्योमी कहता है वो मर चुके हैं। तोकितो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मास्टर की गलती की वजह से मुजान ने उन्हें मार डाला। फिर ग्योमी से पूछता है क्या ये उन्होंने जानबूझकर किया था, इस पर ग्योमी कहता है हाँ। हमें यहाँ बताया जाता है कि मास्टर सभी हशीरास और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को अपने बच्चे की तरह समझते थे। जब भी उन्हें चोट लगती थी तो वो उनका ख्याल अपने बच्चे की तरह रखते थे। तोकितो गुस्से में कहता है मुजान ने सिर्फ मेरे भाई को नहीं बल्कि मेरे दूसरे पिता को भी मार डाला है, और फिर मुजान को मारने की कसम खाता है। ग्योमी कहता है चिंता मत करो, सबको यही फील हो रहा है। यहाँ सानेमी अकेला बैठा था और ये सोचकर परेशान हो रहा था कि वो मास्टर को नहीं बचा पाया। तभी वहाँ एक डीमन आता है जिस
जिसे वो पलक झपकते ही मार देता है। पर वहाँ बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं जिन्हें देखकर सानेमी बड़े ही क्रीपी वे में कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। यहाँ पर इनोस्के भी होता है जो इन डीमंस को अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट करने के लिए मारते जाता है। गेन्या इस जगह को देखकर समझ जाता है कि ये डीमंस का किला है और सोचता है कि सब ठीक भी होंगे या नहीं। जेनित्सु को किसी की आवाज आती है, वो यहाँ एक बंदे को ढूंढ रहा था जिसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। दूसरी ओर शिनोबू को ब्लड की स्मेल आती है। वो एक कमरे में अंदर जाकर देखती है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ मरी पड़ी थी और उन्हें डोमा खा रहा था। डोमा को महसूस हो जाता है कि उसके कमरे में कोई लड़की आ गई है। वो कहता है नाकीमे को मैं बाद में शुक्रिया करूंगा इतनी सारी खूबसूरत और स्वादिष्ट लड़कियां लाने के लिए। और इसी के साथ ये दोनों एपिसोड एंड हो जाते हैं। आई नो ये वीडियो काफी लेट हो गई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। और हाँ, जिनको भी हशीरा ट्रेनिंग आर्क विद मांगा पैनल देखना है तो वो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कमेंट्स में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।